हे गाइस, हेलो, वेलकम टू राजश्री क्लासेस। मैं नीरज। और गाइस शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो दोस्तों देखो क्या करना है, फटाफट से ना दौड़ते हुए आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। देखो एक तो तुम्हारे लिए त्योहार के सेशन में क्लास लेकर आ रहे हो, तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे हैं। तो चलो फटाफट से आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। फटाफट से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बुला लो भाई जल्दी से, ठीक है। तो आइए फटाफट से आ जाइए। और देखो क्लास की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। तो इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं, चलते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है भाई, फटाफट से लाइव आ जाओ। सब लोग कहाँ गए सब लोग, ठीक है। बुलाओ भाई, सभी को बुलाओ, सभी को गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखते हैं कि आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। होली मनाइए पर क्लास लेने के बाद, ठीक। चलो तो शुरू करें। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी क्लास का कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पहला टीका जो है वो विकसित किसने है। टीका का मतलब समझते हो, वैक्सीन से है। टीके का मतलब क्या है बच्चे, वैक्सीन से है। और यदि वैक्सीन की बात की जाती है तो वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वैक्सीन एक प्रकार का होता क्या है, एंटीजन होता है। एक ऐसी चीज जो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है हमारी बॉडी में ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्लियर है, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये चीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम टीका जो है वो विकसित किया गया था। तो पहला टीका कब विकसित किया गया था, किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, या फिर जोसेफ मॉस्टर ने किया था। तो जोसेफ मॉस्टर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लैंडस्टीनर की यदि बात करते हैं तो आप लोगों को पता है लैंडस्टीनर जी जो थे उन्होंने तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, टीके के बारे में कोई बात नहीं की थी। फिर मैम लुईस पास्चर होगा या फिर होगा आपका एडवर्ड जेनर। तो आप लोगों को पता है लुईस पास्चर जी ने तो आपके स्वान नेक थ्योरी और बाकी चीजों के बारे में बताया था, बट पहला टीका जो है वो आपके एडवर्ड जेनर ने बताया था। चेचक के लिए उन्होंने पहले टीके की खोज की थी। दरअसल होता ये था कि अफ्रीका के अंदर जब चेचक की बीमारी आई ही थी तो उन्होंने देखा कि जब किसी क्योंकि सेम प्रॉब्लम उनको गायों के अंदर भी दिखी है ना, तो उन्होंने क्या किया, वहां से वो कैसे वैक्सीन को बनाते थे, वो उस गायों के जो भी वायरस वगैरह थे वो ह्यूमन में ट्रांसफर करते थे और उसके अगेंस्ट फिर उनके बॉडी में एंटीबॉडी बनती। तो इस तरीके की प्रोसेस वो करते थे। आजकल तो आपको पता है जैसे कि अगर हम पोलियो की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई है। अब ऐसी वैक्सीन जो कि हम बोलेंगे कि क्या है भाई, ऐसी वैक्सीन जो कि आप ओरली दे सकते हो, है ना, आप मुख से दे सकते हो। टीके भी लगते हैं। आपने वैक्सीनेशन की बात करें कोरोना की, तो वैक्सीन की बात करें, एक्चुअली वो एक प्रकार का एंटीजन है जो आपकी बॉडी में इनर्ट किया जाता है और फिर वो उसके बदले में एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो बढ़े आगे। तो आपको ध्यान रखना है चेचक के लिए उन्होंने दिए थी, सबसे पहले टीका दिया था चेचक के लिए, ठीक है ना। तो वेरिसेला वायरस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, प्लवन जीव, है ना, क्या बात कर रहे हैं, प्लवमान जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, यहाँ पे जीन की बात कर रहे हैं, अलील की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं, अलील की बात कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत मेंडल ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, हर्ट्ज ने दिया था, या फिर मेंकलटॉन ने दिया था। तो देखो अगर हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने तो आनुवांशिकी के बारे में बताया था, जेनेटिक के बारे में बताया था, जीन के बारे में नहीं बताया था बच्चे। मॉर्गन ने नहीं बताया था, हर्ट्ज तो बिल्कुल नहीं होगा। आवृत्ति, आपको पता है आवृत्ति के बारे में हर्ट्ज ने बताया था। तो यहाँ पे मेलिंगटन जो है वो यहाँ पे सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा, मेलिंगटन जो है वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। प्लवमान जीन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, मेलिंगटन ने किया, ठीक है। एक ऐसा जीन जो कि स्टेबल नहीं है, जो लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो ये कहानी की शुरुआत जो है वो कुल मिला के किसने की थी, मेलिंगटन ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैडम बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है। यहाँ पे यदि बायोलॉजी की बात की जा रही है तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक हम लोग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है, एक तो हम पढ़ते हैं जूलॉजी और एक पढ़ते हैं हम लोग बॉटनी, ठीक है। मतलब कि एक पढ़ते हो तुम लोग जंतु विज्ञान और एक पढ़ते हो तुम लोग वनस्पति विज्ञान, ठीक है।
हमने यहाँ पे स्पेसिफिक बायोलॉजी की बात की है। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में दोनों चीजें आ जाती है, चाहे आपके प्लांट्स हो चाहे आपके एनिमल्स हो। तो थ्रियोफेस्टस ने तो बिल्कुल स्पेसिफिक बताया था, है ना, बॉटनी के बारे में। इसके अलावा हेक्सले होगा, लेमार्क होगा, या फिर अपने अरस्तु जी होंगे। तो आपको पता है आपके फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु कहलाते हैं। दोनों ही हम कहें कि जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के बारे में ही इन्होंने बता दिया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन थे? अरस्तु थे। ठीक, देखो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा, आइनोथेरा लेमार्किएना पौधे पर किसने प्रयोग किया था? ठीक है, ये वनस्पति नाम है, आइनोथेरेना लेमार्किएना। ठीक है, तो ध्यान रखना, आइनोथेरेना लेमार्किएना के अंदर जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? पौधे की बात कर रहे हैं। तो एक चीज समझ लो तुम यहाँ पे, ठीक है, लेमार्क बिल्कुल नहीं होगा। लेमार्क ने अपने जेनेटिक के बारे में ही बताया था, उत्परिवर्तन वगैरह के बारे में बताया। डार्विन ने भी सेम बताया, विजवॉन ने बताया। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ह्यूगो डी व्रिज होगा। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट रहेंगे? ह्यूगो डी व्रिज जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स। अब तुम सोच रहे होंगे मैडम हाइड्रोपोनिक्स है क्या? अब हाइड्रो शब्द से आते ही पता लग जाना चाहिए। देखो किसकी बात की जा रही है? हाइड्रो की बात करते ही आपको पता लग जानी चाहिए, बात की जा रही है पानी की, बात की जा रही है जल की। और यदि जल की बात की जा रही है तो मैं किसका अध्ययन किया जाए? जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव पूछा जा रहा है। हरित गृह में पादप संवर्धन की बात की जा रही है, या फिर जल में पादप संवर्धन की बात की जा रही है। तो भाई फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा यहाँ पे सही जवाब। देखो फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात की जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स की यदि बात की जाए तो जल में ध्वनि, तो देखो पिनिक्स की बात की जल में ध्वनि नहीं होगा। यहाँ पे जल में जो हम पादपों का संवर्धन करवाते हैं, जल के अंदर जो हम पादपों का संवर्धन करवाते हैं, इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को ही हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे? हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं। जल में ये जो पादप संवर्धन आप लोग करवाते हैं इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं। तो आई थिंक सो ध्यान रखने की बात है। हरित गृह प्रभाव में पादप संवर्धन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रहे होते। ठीक है, और ध्वनि के बारे में बात करें तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ध्वनि पर जल का प्रभाव, तो ध्वनि का जल पर कोई प्रभाव ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमको पढ़ना नहीं है। और जल में ध्वनि का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो विज्ञान। अब ऐसा विज्ञान, अब क्योंकि हम लोग ब्रांचेस पढ़ते रहते हैं, तो देखो ऐसा विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं? उनकी हम शारीरिक संरचना की बात करें, स्पेसिफिक शारीरिक संरचना की बात करें तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है। नहीं भाई, हिमेटोलॉजी बिल्कुल नहीं कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो और ऑर्थो शब्द के लिए मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली है कि मैम ऑस्टियो शब्द यदि आता है तो आपको हमेशा हड्डियों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैम हेप्टोलॉजी होगा कि एनाटॉमी होगा। तो देखो यदि हम लोग शारीरिक संरचना की अगर बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है शारीरिक संरचना में हमेशा एक नाम आता है जिसका नाम होता है एनाटॉमी। किसकी बात की जाएगी बच्चे? यहाँ पे एनाटॉमी की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी? एनाटॉमी की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एनाटॉमी। हेप्टोलॉजी जो है यहाँ पे इस गलत जवाब होगा, हेप्टोलॉजी भी नहीं होगा। तो एनाटॉमी, क्योंकि आपको पता है अगर बाहरी आकारिकी की आप बात कर रहे हो, शारीरिकी की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। अभी मैं बोलूँ अगर कि हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है हमारे स्ट्रक्चर की, हमारा शरीर कैसा दिखाई दे रहा है। मैं अपने हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ूंगी, मैं किडनी की पढ़ूंगी, लीवर की पढ़ूंगी, मैं अपने शारीरिक बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर बात करूंगी, तो कुल मिला के मैं एनाटॉमी पढ़ रही हूँ। मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं एनाटॉमी की बात यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की यदि डिस्कवरी की बात की जाए तो मैम पहला प्रश्न तो यही उठ जाता है कि मैम पेनिसिलिन होता क्या है। किसकी बात की जा रही है? मैम पेनिसिलिन होता क्या है? तो मैम पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है एक प्रकार की प्रतिजैविक थी। ठीक है, आपके सबसे पहले अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली जो औषधि हमने सर्च की थी वो किसने की थी? पेनिसिलिन ने की थी। पेनिसिलिन एक्चुअली सर्च भी नहीं की गई थी, है ना। एक्चुअली क्या था कि जो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का पहले नाम बता देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन से साइंटिस्ट थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरअसल क्या कर रहे थे, वो क्या करते, जीवाणुओं पे जो है वो क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। पर उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि उनकी जिस पेट्री डिश में जीवाणु थे वहाँ पे अपने आप एक नया जीव जो है वो पनपने लगी, और उन्होंने जिस जीवाणु पे उनको प्रैक्टिकल करना था उस पे उन्होंने उसको वो खत्म करने लगी। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि यार वो कहते हैं ना, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जंग को जंग काटता है, जहर को जहर काटता है ना, उसी तरीके से हम कहेंगे कि जीवाणु को भी एक प्रकार की जो है, एंटीजन को भी एक प्रकार की क्या कर रही हैं, एंटीबॉडी ही जो है वो क्या कर रही हैं, किल कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो पेनिसिलिन थी एक प्रकार की प्रतिजैविक थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट देखिए कि किस वन में शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होती हैं। ठीक है, किस वन में शीर्ष जो है ऊर्ध्वाधर संस्तर या फिर परतों में पाए जाते हैं। तो झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं, बूटियां हैं या फिर घास है जो कि ऊर्ध्वाधर संस्तर या परतों में पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, आंसर करो फटाफट से कि हाँ जी मैम ये बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको पता है जो बूटियां होती है, झाड़ियां नहीं बोलेंगे, वृक्ष नहीं बोलेंगे, जो बूटियां होती हैं, ठीक है, तो बूटियों में जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग, अब विषाणु रोग की बात कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का जो है अध्ययन करना चाहता है। अगर मान लो किसी प्लांट को वायरस ने घेर लिया है और उसके रोगों का वो अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्न में से कौन से पादप का चयन नहीं करना चाहिए। बच्चे नहीं करना पूछा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और रिसेंटली 2016 में ही आया था। ठीक है, जो एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। बहुत ही टिपिकल सा आपको जो है क्वेश्चन लग रहा होगा, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको जो है किस भाग का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये आपसे पूछा है। तो मज्जा का तो बिल्कुल नहीं, मज्जा का तो वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मज्जा का तो वो प्रयोग कर सकता है मैडम, वो परोह अग्रक का प्रयोग नहीं कर सकता। जहाँ पे ग्रोथिंग पार्ट टाइम है, जहाँ पे परोह जो ग्रोथ कर रहा है उस पे अध्ययन नहीं करना चाहिए। पोष वहाँ पे तो वो अध्ययन कर सकता है मैडम, वलकुट पे भी अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा इसका परोह अग्रक में जो है ये वृद्धि, इसको जो है इसका चयन जो है वो नहीं करना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। देखो फटाफट से देखो, तुम लोगों के लिए क्लास यदि लेकर आते हैं तो गाइस प्लीज क्या करना है, आपको आना है टाइम पे और क्लास को फर्दर टाइम पे ही लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आपको ज़रूर से क्लास लेनी चाहिए और जल्दी से आ जाओ, शेयर वेयर कर दिया करो, होली वोली मनाते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता, क्या बोला जा रहा है, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति का अध्ययन करता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर तो क्या किया जाता है बच्चे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर तो भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। फिर बात करें एंड्रोक्राइनोलॉजी, तो एंडोक्राइन का अध्ययन किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। फिर बात कर रहे हैं यूजेनिक्स हो जाएगा या फिर यूथेनिक्स हो जाएगा। तो अगर आप किसकी बात कर रहे हो, जेनेटिक की बात कर रहे हो और जेनेटिक में भी मानव जाति की अच्छाई की बात कर रहे हो, तो उसका अध्ययन जो है वो आप किस ब्रांच में करते हो, तो उसका अध्ययन आप जो है यूजेनिक्स के अंदर करते हो। ठीक है, किसके अंदर करते हो भैया, यूजेनिक्स के अंदर करते हो। ये ध्यान रखना, ऐसा अध्ययन, ऐसा जेनेटिक का अध्ययन जिससे आपकी मानव जाति का उत्थान हो रहा हो, उन्नति हो रही हो, उस अध्ययन को आप यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक, यूथेनिक्स नहीं होगा। कच्चे रेशम, अब रेशम की बात कर रहे हैं, रेशम की बात करें तो रेशम के कीट की बात करेंगे और रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट का पालन, रेशम कीट की बात कर रहे हैं। रेशम कीट का पालन जो है वो किस में किया जाता है, तो क्या एपीकल्चर होगा, क्या सेरीकल्चर होगा। ये तो आप लोगों को पता है, अभी रिसेंटली जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, किसका एग्जाम हुआ था, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एपीकल्चर होगा, सेरीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, क्लोरीकल्चर होगा। तो एग्रीकल्चर के बारे में तो आप जानते हो, कृषि के बारे में। क्लोरीकल्चर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो मैम यहाँ पे अगर रेशम की बात हो रही है तो मैडम वो सेरीकल्चर हो जाएगा और अगर हनी बी की बात हो रही है तो एपीकल्चर हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, फटाफट से देख लीजिए। कच्चे रेशम की बात कर रहे हैं और रेशम कीट की यदि बात करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी बता दिया, हनी बी की बात करें तो किसका, एपीकल्चर का हो जाएगा, है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये आ ही गया कि मधुमक्खी पालना कहलाता है। मधुमक्खी माने हनी बी की बात कर रहे हैं, और यदि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, हनी बी की बात कर रहे हैं, तो हनी बी जो है वो किसके अध्ययन के अंतर्गत आ रही है, एपीकल्चर में आ रही है, सेरिकल्चर में आ रही है, एग्रोनॉमी में आ रही है, हॉर्टिकल्चर में आ रही है। तो हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल नहीं आ रही है, एग्रोनॉमी में बिल्कुल नहीं आ रही है, सेरिकल्चर में आपको अभी बताया रेशम की रहता है, तो एपीकल्चर में आ जाएगी। अभी ये एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएससी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं किया गया है, कौन सी चीज गलत है। तो फूलों की खेती, देखो सही सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है, तो नहीं है बोलना है, मतलब सही देख लो, फिर एक तो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ जी मैम ये तो एक तो गलत है ही। ठीक है, तो देखो आपसे बोला जा रहा है कि फूलों की अध्ययन तो फ्लोरिकल्चर कहला रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। फसलों की अध्ययन की खेती को एग्रोनॉमी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब बात करें सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं बच्चे, ठीक है, और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं सब्जियों की खेती को। अच्छा, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। अब देखो यहाँ पे भी नहीं है, अच्छा सही है बोला है, मतलब आपके पास में तीन चीजें जो हैं वो क्या हैं बच्चे, गलत हैं। तीन चीजें क्या हैं आपके पास में, गलत हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ये पीसीएस छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पीसीएस छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो ये भी 2016 या 17 का क्या है क्वेश्चन। तो देखो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकल्प है या फिर फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह है ना। तो देखो फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं होता है। एंटोमोलॉजी की बात करें मानव शरीर का अध्ययन बिल्कुल नहीं है, और आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब सिर्फ एक ही है, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, तो सही जोड़ी सुमेलित कौन सी हो जाएगी, लेक्सिकोग्राफी जो है वो शब्दकोश का संकल्प कहलाता है। अब देखो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन अभी पढ़ा था, ठीक है, और सही जवाब आपको देना है। अब तो शायद आप सही जवाब कर ही सकते हो, इसीलिए उस वक्त जो है उसका जवाब नहीं बताया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उस वक्त इसलिए नहीं बताया गया था ताकि ये क्वेश्चन फिर हो जाता। अब बताओ, ठीक है, तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैडम सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को तो फ्लोरिकल्चर तो बताया था कि फ्लावर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है बच्चे, फ्लावर्स के लिए किया जाता है। पोमोलॉजी हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर तो मैडम उस टाइम गलत ही यही था, तो ये तो होगा नहीं, पोमोलॉजी होगा नहीं बच्चे। दरअसल सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। आलू से याद रख लो यार, आलू सब्जी है तो आलू से ओलेरी कल्चर याद रख लो। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ओलेरी कल्चर जो है हम लोग इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही पढ़ाया है, अभी ही पढ़ाया था। ठीक है, चलो इसके बाद में बात करते हैं जो है अगले प्रश्न की। किसकी बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कीट संवर्धन क्या होता है। कीट संवर्धन क्या होता है भाई, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान कहलाता है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान कहलाता है, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान कहलाता है। तो कीट संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो कीट संवर्धन में जंतुओं की तो बात ही नहीं हो रही है, मछलियां कीट में आती नहीं है तो वैसे नहीं होगी। तो संवर्धन माने तो वृद्धि करवाना हो जाएगा ना, तो कीटों की वृद्धि कराने का जो विज्ञान है वो क्या कहलाएगा, कीट संवर्धन कहलाता है। तो कोई दिक्कत होना नहीं, कीटों को मारने के लिए तो संवर्धन हम लोग कर नहीं रहे हैं, इनका ऑब्वियस है ना। तो हम ये संवर्धन किसके लिए कर रहे होंगे, बिल्कुल कीटों की वृद्धि के लिए कर रहे होंगे। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक जो है वो निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक का मतलब ही क्या है, जेनेटिक का मतलब है आनुवंशिकता। क्या है, बस खत्म कहानी, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो जेनेटिक नियम में से किसका अध्ययन है, मेंडल का नियम। मेंडल का नियम तो अलग अलग चीजों के लिए दिया गया था ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अध्ययन बोला है तुमको, यहाँ पे मेंडल के नियमों की बात नहीं हो रही है। मेंडल के 3 नियम थे, प्रभावितता का नियम था, अप्रभावितता का नियम था और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो तीनों चीजें हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जैव विकास को हम लोगों ने जेनेटिक नहीं कहा है। डीएनए, मान लिया कि डीएनए जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, पर यहाँ पे जेनेटिक
का जो है अध्ययन नहीं होगा। यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा आनुवांशिकता और विचरण। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिकता और विचरण को जो है वो क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आपका जेनेटिक जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, तो समझ में आ गया। अब देखो मेंडल के जो नियम थे, प्रभाविता का नियम, उसमें ये बताया कि भैया जो गुण प्रभावी होगा वो संतति में निकल के आएगा। अप्रभाविता का नियम जो नियम था, मेंडल ने ये बताया उस नियम में कि भैया जो गुण जो है, जो गुण क्या होगा, जो गुण अप्रभावी है वो हो सकता है कि एक पीढ़ी में नहीं आया, पर ऐसा हो सकता है कि दूसरी पीढ़ी में जरूर आ जाए। और तीसरे नियम की अगर मैं बात करूँ जो कि स्वतंत्र अपयूहन का है, कि हो सकता है कि एक ऐसा गुण नया बन के आए जो कि दोनों ही संततियों में नहीं था, तो वो प्रकृति अपने आप चयन करती है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वृद्धावस्था बोला जा रहा है। वृद्धावस्था और काल प्रभावन के, वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? अब वृद्धावस्था की अगर बात आ गई तो बिल्कुल ज्ञान जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है ना बच्चे, तो वो शून्य हो जाता है। समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति को ज्ञान मिल जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। ठीक है, और अगर शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया मैडम? ऑन्कोलॉजी नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। तो जीरो से ध्यान रखना, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, तो टेरेंटोलॉजी नहीं होगा, ऑर्निथोलॉजी नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति को ज्ञान मिल गया वो शून्य हो जाएगा, मतलब जेरेंटोलॉजी उस अध्ययन को कह देंगे। अब बात करें कि जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे भाई? जीर्ण का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो देखो अगर हम किसकी बात करते हैं, जीर्ण का मतलब है वृद्धि। ठीक है, हम किसकी बात करें? वृद्धि की बात करें, तो भाई यही तो बोल रहे हैं, जीर्ण का मतलब अपने आप में परिपक्वता आना। परिपक्वता मतलब समझदारी, मतलब जीरो हो जाना, शून्य हो जाना। और शून्य हो जाना तो मतलब वही बात है, वृद्धि कर लेना, दिमाग में ग्रोथ हो गई है, जेरेंटोलॉजी कहलाएगा। एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और नेटेरोलॉजी नहीं होगा। तो जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। निम्न में से बेमेल है, तो इसका मिलान ही नहीं है यहाँ पे तो। हाँ भाई पूछा क्या है? देखो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से जो है वो क्या है, बेमेल कौन सा है, बस ये आपसे बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो अच्छा इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो भाई निम्न में से बेमेल पूछा है, मतलब 3 ग्रुप हैं जो अलग अलग से आपको दिखाई दे रहे हो। तो देखो आप फिजियोलॉजी की बात करोगे, अगर फिजियोलॉजी की बात करोगे तो आपको पता है कि भाई फिजियोलॉजी की, फिजियो के बारे में बात की जा रही है, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। पर यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये अलग से स्पेसिफिक हमने बता दिया है ना, सेल का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, तो ये तो अलग हो, ये पूरे एक क्राइटेरिया के लिए हो गई, ये भी पूरे एक क्राइटेरिया के लिए होगी, ये भी पूरे एक क्राइटेरिया के लिए हो गई। ये सबसे अलग है, ये फर्दर किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए हो गई, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी जो है बेमेल है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोपोनिक्स है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है भाई? हाइड्रोपोनिक्स अभी पढ़ाया था। हाइड्रो शब्द आते ही भैया पानी की बात आ जानी चाहिए। किसकी बात आ जानी चाहिए मैम? पानी की बात आ जानी चाहिए। और अगर पानी की बात आ गई तो फिर सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा कि भैया ऐसे प्लांट्स जो कि आप पानी में ग्रोथ करवाओ बिना मिट्टी की हेल्प के, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जिसमें पानी के अंदर प्लांट्स को ग्रोथ करवाना विदाउट हेल्प लिए, किसकी हेल्प लिए? मिट्टी की हेल्प लिए। तो नाम क्या हो जाएगा? मृदा विहीन पादप संवहन। ठीक है, तो मृदा विहीन मतलब मिट्टी के बिना अगर आप प्लांट्स लगा रहे तो ऑब्वियस है मैम, कहाँ लगाओगे? हवा में तो लगाओगे नहीं, पानी में लगाओगे। तो देखो लैंग्वेज अलग हो सकती है पर कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होगा। कलम लगाने को हाइड्रोपोनिक्स नहीं कहते। कलम लगाने का मतलब है कि सपोज करो व्हाइट पिंक कलर के गुलाब आ रहे हैं, सपोज करो, है ना, और अगर आपने व्हाइट कलर के गुलाबों को जो है आपने क्या कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं रेड कलर के गुलाब हैं और आप अगर व्हाइट कलर के गुलाबों का अगर आपने क्या कर दिया, उस पर कलम लगा दी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सपोज करो ये टहनी जो थी वो रेड कलर के गुलाब की थी, तो मैंने इसे बीच में से काटा, मैंने इसे इस तरीके से बीच में से काटा, ठीक है, और इसके आगे जो है मैंने इस तरीके से व्हाइट कलर के गुलाबों का जो है जोड़ कर दिया। अब यहाँ से जो प्लांट निकलेगा ना, हो सकता है वो पिंक कलर का और हो सकता है उसी प्लांट पे वो व्हाइट कलर का निकले। ठीक है, तो उसको कहते हैं कलम लगाना। सब्जियों का अध्ययन बिल्कुल नहीं होगा और जन संरक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा समूह जो है समतापी जो है प्राणियों का है। समतापी मतलब एक जैसा
टेम्परेचर जिनका रहता हो, उस समूह की आपसे बात की जा रही है। तो एक जैसा टेम्परेचर जो है वो किसका रहेगा? तो देखो व्हेल का, कबूतर का और चमगादड़ का। क्या ये समतापी प्राणी है? या फिर बोला जा रहा है क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चमगादड़। ठीक है, तो हाँ हम बोल सकते हैं चमगादड़ का तो समतापी एक जैसा रहता है, पर क्रोकोडाइल का नहीं। फिर बात करें वेल का, वेल का भी रह सकता है, कबूतर का भी एक जैसा रहता है, पर एलिगेटर का नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। अब हिप्पोकैम्पस, एलिगेटर, एलिगेटर का भी नहीं रहता है और हिप्पोकैम्पस का भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे समतापी प्राणी जो है वो कौन से हो जाएंगे? वेल, कबूतर और चमगादड़ जो है वही तीनों के तीनों जो है वो समतापी, जिनका टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहता है, समान रहता है। बात करें संघ एनेलिडा और मोलस्का। मोलस्का के अंदर आपको पता है कि योजक कड़ी कौन सी? चलो पहले ये आंसर करो, फिर इसके बारे में बताते हैं। कि संघ एनेलिडा की बात कर लो। एनेलिडा तो आप लोग समझते ही हो, जो सीधे चपटे कृमि के बाद वाला जो वर्ग है। ठीक है, तो बात करें कि मोलस्का, मोलस्का के अंदर जो है और उसके अंदर किसको रखा हुआ गया है? तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है पेरिपेटस हो जाएगा, या फिर न्यूरोपियानिया हो जाएगा, काइटन हो जाएगा, या फिर नॉलिटस हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना बहुत जगह पर पूछा भी जाता है मोलस्का और किसके, एनेलिडा के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो इनके बीच की जो योजक कड़ी है वो कौन सी हो जाएगी? नियोपिलाना हो जाएगी। मोलस्का के अंदर कुछ समुद्री जीव रखे गए हैं, एनेलिडा में हम कहेंगे कि चपटे कृमि नहीं, बेलनाकार जीव रखे गए हैं। तो उनके बीच का जो संघ होता है, उनके बीच का जो कड़ी है वो नियोपिलाना को कहा जाता है। काइटन नहीं होगा और नॉलिटस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके बाद बात करें मोलस्का किस प्रजाति, अभी अभी पढ़ाया, किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है। अभी बोला मैंने कि समुद्री जीव आते हैं मोलस्का के अंदर, तो मोती जो है वो किस प्रकार की प्रजाति से जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार की से प्राप्त किए जाएंगे? तो हेलिक्स से किए जाएंगे, डोरिस से किए जाएंगे, ऑक्टोपस से तो बिल्कुल तुम्हें पता है कि मोती नहीं देता है, ऑक्टोपस को तो तुम लोग जानते भी हो। ठीक है, तो बताओ भाई किससे किया जाएंगे? मैडम हेलिक्स से भी नहीं किया जाता है, डोरिस से भी नहीं होता है, पिनेक्टिडा। ठीक है, पिनेक्टिडा नामक जो जीव है उससे आप लोग जो है दरअसल क्या प्राप्त करते हो भैया? मोती जो है वो प्राप्त करते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखने की जरूरत है। देखो निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जो है कूटपाद की मदद से चलता है? कूटपाद की मदद से चलता है, पैरामीशियम चलता है, यूग्लिना चलता है, अमीबा चलता है, या फिर चलता है तुम्हारा हाइड्रा। तो फटाफट से आंसर कर दो कि किस जो है वो स्यूडो, जिसको कूटपाद को स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है, तो स्यूडोपोडिया की मदद से जो है वो कौन चलता है? तो आपको पता है स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा चलते हैं, जिसके पास क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। पैरामीशियम नहीं, यूग्लिना नहीं, हाइड्रा नहीं। ठीक है, तो चलने गमन का काम करता है अमीबा। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है अमीबा? एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव और साथ में एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है ना। अमीबा जिंजीवैलिस पायरिया कॉज करता है, अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, पायरिया है ना, ये सब चीज़ें हो गई। अमीबा की बहुत सारी जो है क्या होती हैं, बहुत सारी 3 प्रकार की जो है प्रजातियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन से वर्ग के जंतु जो हैं वो क्या है भैया? समतापी। अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से चेंज कर दिया या फिर ऊपर नीचे कर दिया है इसके ऑप्शन को, तो आप आंसर आराम से कर सकते हो। बताओ भाई मगरमच्छ, देखो अभी बताया था एलिगेविलिटिस चमगादड़, तो पर मगरमच्छ नहीं हो सकता। सेम आ गया ना, व्हेल, कबूतर और चमगादड़। अब देखो समुद्री घोड़ा भी नहीं हो सकता है, डॉगफिश, कैटरपिलर भी नहीं होगा और सैलामेंडर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा व्हेल, कबूतर और चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि वे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्री जल में वास करते हैं तथा उनमें जल संवहन तंत्र अरीय समिति होती है, जिसे किस संघ में रखा गया है? पहली चीज तो बोल दी बच्चे समुद्र में वास करते, तो आधा डाउट तो तुम्हारा जो है यहीं से ही क्लियर हो गया कि मैम क्या करते हैं? समुद्र में वास करते हैं। तो देखो पॉरीफेरा नहीं करता है, ठीक है, वास तो करते हैं परंतु क्या नहीं है? अरीय सम्मित नहीं है। सिलेंट्रेट्स भी अरीय सम्मित नहीं है, टिनोफोरा भी नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा जो है वो क्या है भैया? समुद्र के जल में वास भी करते हैं और साथ में क्या है? अरीय सम्मिति भी पाई जाती है। मतलब किधर से भी काटो भैया एक जैसा। ठीक,
नेक्स्ट बात करें मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग में रखे गए हैं, तो मधुमक्खी और कीड़ों की बात की जाए तो ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं, कीट में रखे, कीटाणु में नहीं हो जाएगा, टिड्डा में नहीं हो जाएगा। कीड़ा किस वर्ग से संबंधित, कीट से, ऑर्थोपोड से। और आपको पता है अगर किसी वर्ग की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जंतु या फिर सबसे ज़्यादा जो है मात्रा किस वर्ग में है, तो आप ये कह सकते हो ऑर्थोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन जो है वो अधिकतम संख्या में किया जाता है, चूहों का किया जाता है, खरगोशों का किया जाता है, सुअरों का किया जाता है, फिर भेड़ का किया जाता है। तो किसका, देखो यहाँ पे बोला है परजीवी जंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान रखना। किसकी बात की जा रही है, परजीवी जंतु की बात की जा रही है। और यहाँ पे परजीवी कौन है, चूहे। तो सबसे ज्यादा चूहों का किया जाता है क्योंकि हर चीज में काम आ रहा है, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा बहुत कम इनका जो चक्र होता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो, और शायद ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी हो सकता है, ठीक। तो देखो इसको छोटा ही कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। देखो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम, अरे यार ये तो क्वेश्चन ही उटपटांग हो गया ना, ठीक है। पर ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या पता उस अकॉर्डिंग हो, नहीं आपसे अनुवांशिक रूपांतरण की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो हैं आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं। और गाइज अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है तो आप इसको रहने ही दो, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, ठीक, ओके। तो देखो ये कहानी थी आज के प्रश्न की, वो ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, और अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।